ऊपर लगातार दबाव बने थे कि अगर जेल नहीं जाना है तो सीधे-सीधे विथड्रॉ करो। ये अक्षय कांति बम खुद एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है, उनके 3 इंस्टीट्यूशन हैं बड़े-बड़े, खुद मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की है इसने, लीगल इंस्टीट्यूट है इनके और 78 करोड़ की संपत्ति का मालिक है जिसमें 40-45 करोड़ उसकी बीवी के नाम है, कुछ विरासत में मिली दौलत भी है इसके पास में। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसे को लेकर या 2-4 10 करोड़ रुपए की डील के लिए जाए। विजय वर्गीय चाहते थे कि कोई ट्रॉफी के तौर पे वो कोई ऐसी चीज़ पेश करें जिससे कि ये भरोसा दिला सकें अमित शाह को कि नहीं, मध्य प्रदेश में ऑल इज़ वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है और हम लोग ज़बरदस्त तरीके से जीत रहे हैं, 29 की 29 सीट ला रहे हैं। लोकतंत्र की दिन दहाड़े डकैती हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बाकायदा ये चुनाव जीतने के अगर काबिल नहीं है भाजपा तो उसको चुराने की, उस पर डकैती डालने की कोशिश हो रही है। कैसे उन्होंने न सिर्फ कि अपना नॉमिनेशन वापस लिया बल्कि किस तरह कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने भाजपा भी ज्वाइन कर ली। और इस वक्त भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार जो कि स्वतंत्र पत्रकार हैं राकेश दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए। राकेश जी, सबसे पहले तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि सूरत से लेकर और इंदौर तक जब भाजपा जीत ही रही है तो आखिर इस तरह के हथकंडे अपनाने की जरूरत क्या पड़ी? इंदौर में हुआ क्या? इंदौर में सूरत से मामला थोड़ा सा अलग है। सूरत में मामला प्रलोभन का था, सेटिंग का था, एडजस्टमेंट का था, जैसे कि बाद में पता लगा कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, उसने अपने रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया था और पहले से ही तय हो गया था कि वो जो बीजेपी के दलाल है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है और ये कुंभानी दोनों में मिली-भगत थी। लेकिन ये यहाँ का जो मामला है इंदौर का, वो थोड़ा ये सिर्फ प्रलोभन का मामला नहीं है, एल्योरमेंट का मामला नहीं है, ये सीधे-सीधे प्रजातंत्र की डकैती का मामला है। ये एक तरह से कांग्रेस प्रत्याशी की कनपटी पे पिस्तौल रख के और उसे डरा-धमका कर नॉमिनेशन वापस लेने का मामला है। मैं आपको सिलसिले से बताता हूँ। 26 तारीख को दूसरे राउंड की वोटिंग हुई मध्य प्रदेश में। पहले राउंड की वोटिंग 8% 7 पर 6% कम हुई थी। दूसरे राउंड में 8% वोटिंग कम हुई है। उससे बहुत ही घबराहट का माहौल हो गया। बीजेपी में इतनी मुर्दनी छा गई और कांग्रेस में एक तरह से फिर से जान आ गई। कांग्रेस मोरल वाज़ एट द लोएस्ट एब टिल देन। तो उसी दिन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता कि उसी दिन जो ये कांग्रेस का कैंडिडेट है अक्षय कांति बम, उसके खिलाफ एक 17 साल पुराना केस था, साधारण मारपीट का केस था। उसमें वो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन 307 जुड़वाया गया। और उसके बाद में जो बीजेपी का लीगल सेल है उसने वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है, कलेक्टर है आशीष सिंह, उनसे कहा कि इसने अपने जो हलफनामा दिया है कैंडिडेचर के साथ में, अपने नामांकन पत्र के साथ में, उसमें इसका ज़िक्र नहीं किया है कि इसके ऊपर धारा 307 लगी हुई है। तो कलेक्टर ने खैर कहा कि ये धारा उसके नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जुड़ी है, लिहाजा इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये धारा जुड़ी और उसमें कोर्ट ने पेशी के लिए 10 तारीख को 10 मई को इनको पेश होना था कांग्रेस कैंडिडेट को अक्षय कांति बम को। और वही एक कारण बना जिसकी वजह से इसके ऊपर लगातार दबाव बने थे कि अगर जेल नहीं जाना है तो सीधे-सीधे विथड्रॉ करो। वरना कोई कारण नहीं था। ये प्रलोभन के मामला है, कांग्रेस का भी एक बड़ा सेक्शन कहता है कि पहले से सेटिंग हो गई थी, वो ये मिल जाएगा और पैसे क्या है। जहाँ तक पैसे का सवाल है तो वो कारण बहुत प्लॉजिबल लगता नहीं है। इसलिए कि ये अक्षय कांति बम खुद एक अच्छे एंटरप्रेन्योर है, उनके 3 इंस्टीट्यूशन हैं बड़े-बड़े खुद मैनेजमेंट में डॉक्टरेट की है इसने, लीगल इंस्टीट्यूट है इनके और इसने जो अभी एफिडेविट दिया था अपने कैंडिडेचर के साथ में, उसमें 78 करोड़ की संपत्ति का मालिक है जिसमें 40-45 करोड़ उसकी बीवी के नाम है, कुछ विरासत में मिली दौलत भी है इसके पास में। तो ऐसा नहीं है कि ये पैसे को लेकर या 2-4 10 करोड़ रुपए की डील के लिए जाए और काफ़ी इसका मार्च में डिक्लेयर हो गया था इनका कैंडिडेचर बम का।
तो वहां से बड़े विगरसली प्रचार कर रहा था। इनफैक्ट आज सुबह तक भी वो प्रचार में था, और उसके बाद अचानक ये हुआ कि कैलाश विजयवर्गीय जो कि इसके महासचिव हैं, और वहीं का एक लोकल एमएलए है रमेश मेंदोला, ये दोनों आए, उनको गाड़ी में ले गए और उसको कलेक्टर ऑफिस ले गए और नॉमिनेशन विड्रॉल कराया। और उसके बाद फिर विजयवर्गीय ने अपने जो एक्स हैंडल है उस पर फोटो डाली और बहुत ही ट्रायम्फलिस्ट अंदाज में कहा कि हम अब हमारे हो गए अक्षयबम। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लोकतंत्र की पूरी तरीके से डकैती है ये इलेक्शन की, सिर्फ चोरी नहीं है। एक भला आदमी जिसके अपने इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जिसका अपना कारोबार है, अपनी गर्दन बचाने के लिए ऐसा लगता है कि उसने इस चुनाव को कुर्बान कर दिया है। प्रलोभन नहीं, लालच नहीं, बल्कि डर एक तरह से यहाँ प्रतीत होता है। मेरा अगला सवाल, बीजेपी को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? 1989 से लेकर बीजेपी ने इंदौर का चुनाव कभी हारा ही नहीं। वही यही बात समझ में नहीं आती। इसका एक वजह ये हो सकती है जिसके बारे में बहुत ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि जब दूसरे राउंड की वोटिंग भी हुई और वो भी बहुत कम हुई। पिछले राउंड में जो एवरेज था वो 7% घटा था और दूसरे राउंड में 8% घटा। उससे भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त खलबली मची। और जो अमित शाह हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जिन मिनिस्टर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम वोटिंग हुई है उनकी मिनिस्टरशिप भी जा सकती है। उसके बाद से फिर मिनिस्टर्स में भी जाहिर है कि बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उनमें खलबली भी थी। कुछ मिनिस्टर्स ने दबी जबान से ये भी कहा कि जब हमसे पूछ के कैंडिडेट तय नहीं किया, जो हमारी कोई चुनी नहीं गई और हमारे ऊपर ये डाल रहे हैं, अब जिनके यहाँ शादियां हो रही तो हम जबरदस्ती पकड़ के उनको वोट डलवाने थोड़ी आ सकते हैं। और एक मायूसी का या एक उदासीनता का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के कैडर में भी। ये है कि दोनों तरह की बातें, एक तो एक एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी है कि चलो अब तो जीती जा रही बीजेपी तो अपने को क्या जाना। दूसरा ये भी है कि लोगों में नाराजगी है कि सेंट्रल लीडरशिप ने अपने तय जो है कैंडिडेट चुन के रख दिए और हमसे कोई पूछताछ नहीं की। विजयवर्गीय चाहते थे कि कोई ट्रॉफी के तौर पे वो कोई ऐसी चीज पेश करें जिससे कि ये भरोसा दिला सके अमित शाह को कि नहीं, मध्य प्रदेश में ऑल इज वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है और हम लोग जबरदस्त तरीके से जीत रहे हैं, 29 पे 29 सीट ला रहे हैं। विधानसभा में अभी इतनी भारी जीत मिली है, उसके बाद क्या कांग्रेस की हालत कैसी है, वहां पर बीजेपी की हालत कैसी है? कितनी सीटें आपको लग रहा है कि इधर से उधर हो जाएंगी? पिछली बार तो 100% सीटें ले गए थे। हाँ हाँ, इस बार देखिए, इस बार जब ये 19 अप्रैल के पहले कांग्रेस में बेहद मायूसी का माहौल था। वहां पर लग ही नहीं रहा था कि, और ये बीजेपी ने जिस तरह के नैरेटिव सेट कर दिया था कि हम तो 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं और छिंदवाड़ा में भी जीत रहे हैं, और जिस तरह का मास एक्सोडस हुआ था छिंदवाड़ा सहित पूरे अक्रॉस द स्टेट्स। कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता सुरेश पचौरी, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, और छिंदवाड़ा के सिटिंग एमएलए, करीब 15 एक्स एमएलए और लगातार सारे लोग जा रहे थे। लेकिन 19 अप्रैल को जिस तरह की वोटिंग हुई और जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, और खासतौर पे औरतों का, महिलाओं का, कि वो 11 से 14% अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में गिरा है। और आप जानती हैं कि बीजेपी की कोर सपोर्टर यहाँ की महिलाएं हैं, उन्हीं की बदौलत विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इतनी जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई थी। तो वो एक वजह थी जिसकी वजह से इतना लोगों में हड़दंग मच गई थी, इतना हड़बंग मची हुई थी कि इतने बीजेपी वॉज सो रैटल्ड कि अब क्या होगा। और ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के लोग ज्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे चुनाव में। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कोई एक इनको धमाका या चौंकाने वाली कोई बात करनी थी। ये पहला राउंड में खजुराहो में कर चुके थे, लेकिन उससे कोई बात बनी नहीं। उसके बावजूद भी वोटरों में कोई बीजेपी के प्रति कोई उत्साह उमड़ कर सामने नहीं आया, कभी दिखा नहीं। वरना कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो जैसे अभी जो 2 राउंड की जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो महाकौशल रीजन है, बालाघाट और जबलपुर, छिंदवाड़ा और बैतूल,
उसके साथ में शहडोल यहाँ पर। तो यहाँ पर छिंदवाड़ा और मंडला सीटें 2 ऐसी सीटें हैं, ये तो लोग कह रहे हैं, और वहाँ का जो असेसमेंट है वो सारे लोगों का है, जो इंडिपेंडेंट सोचते हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो कांग्रेस आगे है, छिंदवाड़ा जी। में भी और मंडला में भी। छिंदवाड़ा में बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी नकुल नाथ जो कमलनाथ के बेटे हैं वो जीत रहे हैं। जी हाँ, और तो बाकी रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ की कुछ कास्ट कॉम्बिनेशन की वजह से और कुछ बीजेपी के कैंडिडेट की अनपॉपुलैरिटी की वजह से और दूसरे तमाम फैक्टर्स की वजह से कांग्रेस यहाँ पे कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही। तो बहरहाल अभी जो कमलनाथ ने 2-3 दिन पहले एक अपने एक्स हैंडल पे लिखा था कि अभी की जो वोटिंग हुई है जिसमें कि 6, 12 और 13 सीटें हैं, उन 13 सीटों में से कांग्रेस 6 में काफी मजबूत नजर आ रही है। यही राकेश जी वजह है बहुत-बहुत कि शुक्रिया। ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि यही वजह है कि विश्वास उनका कम लग रहा है कई सीटों का नुकसान है और एक-एक सीट पर कहीं न कहीं पूरा संघर्ष नज़र आ रहा है। इसी दौरान लोकतंत्र की इस हत्या का पूरा उदाहरण हमारे सामने है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।